थी। ये दोनों किताब हालाँकि आपके लेखन में थोड़ा-सा अंतर लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस किताब को हम अगर दोनों को एक साथ रखते हैं, तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि आपने बिहार के मुद्दों पे जो बिहार से चाहे वो बिहार के सांस्कृतिक महत्व हो, ऐतिहासिक महत्व हो या वो राजनीतिक महत्व हो इन सब पे बखूबी से आपने इसका ज़िक्र किया है। तो इसी से आगे बढ़ाते हुए मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश है, इसके संदर्भ में समानांतर तौर पे एक बात कही जाती है कि ये दोनों राजनीतिक तौर पे काफ़ी सजग राज्य हैं। आपकी किताब न सिर्फ़ जो प्रशासक हैं, जो सत्तासीन लोग हैं, उनके लिए, बल्कि लोकतंत्र में जो वोटर हैं, जो नागरिक हैं और मैं यहाँ पे एक बात का ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो नागरिक बनने की प्रक्रिया है, उसको उसमें लोक संबंधी मुद्दे जिसको हम लोक मुद्दे कहते हैं, उसको बखूबी रेखांकित करती है। आप इस बात के विरोधाभास को कैसे देखते हैं कि एक तरफ इस बात की जाती है कि ये राज्य बहुत राजनीतिक तौर पे सजग है, जहाँ हम कहते हैं कि हाँ, हमने जयप्रकाश नारायण की आंदोलन देखे, हमने ऐसे आंदोलन देखे जहाँ से एक संदेश गया परिवर्तन का, एक संदेश गया कि बिहार बहुत सक्षम है, बहुत सारे सवालों को उठाने में। तो ये विरोधाभास क्या आपको सतह पर या जो ज़मीन है, उस पे भी आपको दिखता है? या हम ये माने कि हम यानी जो हम मैं चूँकि मैं भी बिहार से आता हूँ और नालंदा से आता हूँ, तो मैं इस बात को बखूबी से रखना भी चाहूँगा और पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या ज़मीन पर जो राजनीतिक सजगता है, वो कम है? देखिए राजनीतिक सजगता निश्चित तौर पर बिहार में काफ़ी अधिक है और जेपी मूवमेंट उसका उदाहरण भी है। और जेपी मूवमेंट ने इंदिरा गांधी के सरकार को जिस तरह से डिस्टेबलाइज़ किया, उसके बाद ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी बिहार को लेके बहुत सजग हैं और उसके बाद जो कांग्रेस का अपना नज़रिया रहा, वो दिखा कि बिहार में लगातार जेपी मूवमेंट के बाद जो सरकार आई वो रही नहीं। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई और इंदिरा गांधी ने बहुत सतर्कता से यहाँ जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुए, उनको कमज़ोर बनाकर रखा और लगातार बदलाव किए। और एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक सजगता की कीमत बिहार को लंबे समय तक चुकानी पड़ी। फिर उसके बाद दूसरा दौर आया, जो लालू जी के साथ सामाजिक बदलाव का दौर आया, फिर नीतीश जी का एक अलग दौर आया। तो ये 3 दौर जो हैं बिहार के इन तो तीनों राजनीतिक सजगता पर तो खूब बातें हुई, लेकिन वो राजनीतिक सजगता बिहार के विकास में कन्वर्ट नहीं हो पाई और एक मतलब अधूरापन बिहार का रह गया। अब राजनीतिक सजगता की जहाँ तक बात की जाए, तो लोगों से आप बात करें तो वो बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। मैं जब ग्राउंड में भी जाता हूँ तो उनको सारी चीज़ों की स सब समझ है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी त्रासदी है कि जब वो वोटर बनते हैं, तो वो अपने जाति और अपने परिचित लोगों तक ही सीमित हो जाते हैं। उस वक़्त वो उस राजनीतिक सजगता का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस किताब में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको कई जगह ऐसे उदाहरण मिले होंगे कि लोग अपनी बड़ी समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, तो वो अपने जाति के नेता के बारे में बात करते हैं या दूसरे मुद्दों के बारे में बात जी। करते हैं। तो हमारा एक जाति और धर्म में बँटा हुआ समाज है, उसके लिए अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़ा मुद्दा उनकी जाति और उनके धर्म है। हम लोग पॉलिटिकल गणित के सवाल बहुत हल करते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल मसलों का समाधान नहीं निकाल पाते। ये बहुत अ विडंबना है और यही त्रासदी भी। सर इस किताब को पढ़ते हुए जिस पे मैंने भी लिखा और मैं कल पढ़ रहा था इस किताब के एक रिव्यू को द प्रिंट में कृष्ण मुरारी सर ने लिखा है इस पे कि ये किताब सामाजिक और राजनीतिक बंधनों दोनों तरह के बंधनों की बात करते हैं। मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों जो राजनीति से हट के एक समाज के तौर पे हमें मूल्यांकन करने के ये अग्रसर करती है और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे आगे भी और जो पढ़े हैं, वो इस बात से ज़रूर मुतमईन रखते हैं कि हम एक समाज के तौर पे बिहार का जो एक समाज है, भले वो जाति प्रधान समाज है, वो किस तरीके से बदल रहा है, आपने बदलाव की एक जगह बात की है, उस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन जो शादियों में असमानता है, जाति है, समाज की समस्या है, जैसे एक पार्ट में आपने एसिड सर्वाइवर पर समाज का जो खोखलापन है, उसका एक तरीके से आपने शर्म का विषय है, उसको एक तरीके से जोड़ा है और लिखा भी है। आप अपने निजी अनुभव से हमें ये बताइए कि आप
एक समाज के तौर पे, क्योंकि ये किताब हमें आपके एक पत्र में वो इस बात से ज़रूर इत्तेफ़ाक रखेंगे कि हम क्या करें? या तो हम के बदलावों को देखकर भावुक होकर ये सोचें कि हम कैसे इसको मुख्यधारा में ला सकते हैं इन विषयों को। तो आप अपने निजी अनुभव से इन को कहें और दूसरा जो जुड़ा हुआ सवाल है कि जय-जय भी जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे जिनके जो गैर बिहारी लोग हैं या फिर कहीं नहीं पता, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यापति ने एक रचना की थी जो बिहार के कवि थे उनको हालाँकि पूरे टाइटल जो सर की किताब की है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि टाइटल के बारे में बहुत कुछ सोचा गया है। तो सर आप इन सामाजिक मिसालों को जैसे नारी सशक्तिकरण के कुछ संदर्भों का भी ज़िक्र है, उसके संदर्भ में आप समाज को कैसे देखते हैं? देखिए जब बिहार की बात हम करते हैं या कमोबेश पूरब के समाज की बात करते हैं, जो बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार और यूपी का ही बड़ा हिस्सा है और उससे जुड़े हुए और भी कुछ-कुछ राज्य हैं। उत्तर-पूर्व के भी राज्य हैं। इन राज्यों में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की मजबूती दिखती है। इन इलाकों में जब धार्मिक रूप से हम देखते हैं तो देवियों की पूजा की जाती है, देवियों की आराधना की जाती है। इस इलाके में पहली बार ऐसा हुआ कि एक महिला मल्लिनाथा के नाम की थी, जो किसी धर्म की तीर्थंकर बनी, जैन धर्म की वो तीर्थंकर थी 19। इस इलाके में ही ऐसा हुआ कि जब क्या कहते हैं हिंदू धर्म वैदिक धर्म के याज्ञवल्क्य आए तो उन्होंने ये अधिकार दिया मैत्रेयी को कि तुम भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हो, नहीं तो महिलाओं के लिए मोक्ष प्राप्त की व्यवस्था नहीं। यहाँ गार्गी जैसी संत हुई जो उसने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। यहाँ और भी कई ऐसी महिलाएं हुई जो हमेशा से धर्म, समाज, राजनीति को प्रभावित करती रही। इस इलाके में अगर समाज जो है महिलाओं के प्रति बहुत सजग नहीं होता है, तो ये बड़े दुःख की बात है। इसके बावजूद इस इलाके में जैसे आपने वेस्टिंग वाले की शिकार महिलाओं की बात कही इसमें, तो ऐसी लड़कियों के साथ बहुत दुखद स्थिति है बिहार में। कई लड़कियों ने खुदकुशी कर ली, कई लड़कियों की मौत हो गई, क्योंकि समाज ने उन्हें अपनाया नहीं बल्कि समाज ने उन्हें खारिज किया। लड़कियों के मामले में ऐसा होता है कि जब भी वो यौन हिंसा का शिकार होती हैं, तो समाज उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर देता है, जबकि जो आरोपी होता है उसके बचाव में लग जाता है। तो ये बड़ी दुखद बात रही जिसको मैंने जय वाले इसमें भी लिखा। दूसरी बात कि विवाह के नाम पर जो स्त्रियाँ बेची जाती हैं, उसका भी ज़िक्र है। झारखंड में बड़े पैमाने पर लड़कियाँ नौकर बन के जाती हैं दिल्ली में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे इलाके में जो स्त्रियों को हमेशा से इज़्ज़त करता रहा है, समाज का इस तरह मतलब फिसल जाना और इस स्थिति में पहुँच जाना ये बहुत दुखद है। इन्हीं चीज़ों को मैंने जय विजय भैरवी वाले अध्याय में शामिल कर किया है और एक सवाल किया है कि आखिर हमारा समाज ऐसा क्यों? आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी किताब में उठाया है, जिसका मुझे लगता है कि और मैं ये बहुत सोच समझ कर ये बात बोल रहा हूँ कि पूरे भारत के स्तर पर, खासकर मैं कानून का भी छात्र हूँ और कानून पे शोध के कुछ काम में भी मेरा योगदान रहा है। तो मैं बहुत ही समझदारी से इस बात को कहना चाहूँगा जो सर के लिए मैंने कहा है कि सर आपने एक बहुत अलग पहलू पे इस बात का ज़िक्र कैसे किया और क्यों किया? ये पूछना भी चाहूँगा कि एक तरफ हम कहते हैं कि कम उम्र की शादियों जो चाइल्ड मैरिज की हम बात करते हैं, उसकी समस्या जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शादियों की उम्र को बढ़ाएँगे। उसपे एक कमिटी भी बनी है महेश जेठमलानी की जो एडवोकेट महेश जेठमलानी की जो ये बात कर रहे हैं कि रिफ़ॉर्म कैसे किया जाए क्रिमिनल लॉ के ऊपर, इन सब के ऊपर। लेकिन आपने जो बात करी है कि इन सब से इतर महिलाओं का एक समूह है और ये पूरे शोध के साथ आप आते हैं कि उनकी उम्र 50 से अधिक है, वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो पुरुष हैं या जो वर है, वो उन तक नहीं पहुँचती है। आपने अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को उठाया है। ऐसे दौर में जब हम कानून के बहुत सारे जो एकेडमिशियन हैं, जो अकादमिक लोग हैं, वो इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक अधिकारों में किस तरीके से कमी आई है। तो ये ध्यान आपका कैसे गया? यानी ये मुझे लगता है कि ये व्यापक सामाजिक मुद्दा है, कानून के विषय का भी मुद्दा है कि किस तरीके से जो है शादी करने का जो मौलिक अधिकार है,
जिसको हम जीवन के अधिकार से भी जोड़ते हैं, उसका हनन भी हो रहा है और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जैसे भी हो। तो ये आपकी नज़र कैसे गई? ये ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि अभी बहुत विमर्श में नहीं है और विमर्श में लाने की ज़रूरत है। जी सर। देखिए जो अल्पसंख्यक समाज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इस्लाम अपने देश में है। निश्चित तौर पर जब हम लोग बात करते हैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बाइनरी में, तो हम लोग अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ताकि बहुसंख्यक समाज उस पर अनावश्यक दबाव न डाले और उसको बेहतर तरीके से पूरी आज़ादी के साथ जीने दे। लेकिन अल्पसंख्यक समाज की अपनी खामियाँ भी हैं और उस पर भी हम लोगों जी, को लगातार बात करने की ज़रूरत है। इसलिए 3 तलाक जैसे मसले पर भी बात होते हैं। ये जो समस्या आपने बताई कि महिलाएँ अविवाहित रह जाती है, समस्या का मेरे लिए यह रूप नहीं था कि अविवाहित रह जाती हैं, तो क्यों अविवाहित रह जाती हैं? मेरे लिए उसका स्वरूप ये था कि अगर कोई अविवाहित रह जाता है, लेकिन उसके पास अपने सर्वाइवल के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वो समाज उसको सक्षम बनने नहीं देता है। एक स्त्री का अविवाहित रह जाना उतना बड़ा दुःख नहीं है, जितना बड़ा दुःख ये है कि वो अविवाहित रहते हुए भी अपने आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। वो दूसरे जी, जी, दावों में दूसरे आपने माफ़ी चाहूँगा मैं इंटरप्ट करने के लिए। आपने किताब में इस बात का ज़िक्र किया है सर कि कैसे उनकी निर्भरता उनके परिवार के अन्य सदस्यों पे होती है। कभी भाई होते हैं वो, कभी पिता होते हैं और वो बहुत दयनीय दकियानुसी समाज। जीवन हो जाता है। जी, जी। उनका जीवन बहुत दयनीय हो जाता है। उनको अगर पढ़ने-लिखने या आत्मनिर्भर बनने के लिए दूसरे काम करने के लिए दिए जाएँ, तो उनका जीवन काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। ये जो मसला है आपने पूछा था कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, इस मसले की जानकारी आपने जब पढ़ा होगा, देखा होगा कि उस समाज का ही एक व्यक्ति जी, जी, उसकी बिल्कुल। उनकी आवाज़ उठाता है और वो उस समाज का एक बहुत साधारण व्यक्ति है, दर्जी का काम करता है। उसने पूरी लिस्ट बनाई, 140 लोगों की महिलाओं की लिस्ट बनाई और वो लिस्ट उसने मुझे दी। तो होता क्या है कि जब आप पत्रकारिता करते हैं और आप ऐसी खबरें लिखते हैं, तो समाज भी आपको ढूँढता है। हर रोज़ पत्रकारों को लोग संपर्क करते हैं कि हमारे पास ये सवाल है, हमारे ये मुश्किलात हैं। तो उस व्यक्ति ने भी एक मेरी साथी हैं, वो भी मुस्लिम हैं, शाहिना परवीन, महिलाओं के लिए काम करती है, उनके ज़रिए मुझे ढूँढा और मैं तब वहाँ उन लोगों से मिलने गया। तो इसलिए वो अगर वैसे धारणा बनती है कि वो एक समाज के खिलाफ है, ऐसी बात कोई नहीं है। उस समाज के व्यक्ति, उस समाज के लोगों ने ही मुझे संपर्क किया और तब मैं वहाँ गया, उन्होंने सहयोग किया और खूब बातचीत की। वो बदलना चाहते हैं, लेकिन ये समस्या है, हम लोग इस वजह से उसका ज़िक्र नहीं करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्पसंख्यक समाज को बुरा लगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसको बदलने की ज़रूरत है। जिस समाज में उसके बाद खुल के बात करने की ज़रूरत है। जब हम उस पर चुप रह जाते हैं, तो यही उस समाज के लिए भी खतरनाक हो जाता है और बहुसंख्यक समाज को भी इसके लिए एक अवसर मिल जाता है कि ये लोग तो उस पर बात करते नहीं। जी, शुक्रिया सर। और जो मेरा चौथा सवाल है इससे जो हालाँकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं किताब पे, लेकिन जो 3 मुद्दे मैंने चुने हैं, वो मैं चाहूँगा कि बारी-बारी से सर आप बताएँ। वो एक तो पलायन का मुद्दा है। आपने पलायन का ज़िक्र किया है और हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे लोग जो बाहर थे, वो किस तरीके से आए बिहार के भीतर। ख़ास के स्थिति उन लोगों की खराब रही, जो समाज के नीचे वर्ग से आते थे। एक सवाल मेरा ये है सर कि दूसरा इस जो विषय है, वो स्वास्थ्य का विषय है। आपने आंकड़ों के ज़रिए जो बहुत बखूबी से आपने बताया कि प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या कितनी है, अस्पताल की स्थिति क्या है। और तीसरा बहुत ज़रूरी मुद्दा जो डॉक्टर कलाम की अभी हमने जन्मदिन मनाया 15 अक्टूबर को, जो कहा था जिन्होंने कहा था कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा और अब पानी के मुद्दों को बखूबी उभारते हुए नज़र आते हैं। जब आप उत्तर बिहार में आयरन की समस्या, मध्य बिहार में आर्सेनिक की समस्या को बताते हैं। अब बताते हैं कि पानी के इन मुद्दों के कारण कितनी जो शरीर में डिफ़ॉर्मिटीज़ है, विकार है, वो आए और शारीरिक अपंगता की स्थिति भी आई है। गया जैसे क्षेत्रों में आपके भ्रमण और पूरी रिपोर्ट की इसकी जानकारी किताब के भीतर मिलती है। मैं चाहूँगा कि आप इन तीनों मुद्दों पर इस तरीके से बताएँ कि क्यों ज़रूरी है पानी की बात करना और ख़ास के जब हम देख रहे हैं आजकल कि 7 निश्चय की बात हो रही है राजनीतिक गलियारों में और कहा जा रहा है कि पानी की बात हर घर पानी पहुँचाई गई है, शुद्ध पानी पहुँचाई गई है। में रखी है जो मैं चाहूँगा कि
लोग पढ़ें और खास के वो लोग जो दलित अधिकारों पे काम कर रहे हैं, जो लॉ के छात्र हमारे जो देखेंगे, उनसे मेरी आग्रह होगी कि इस विषय को इस रूप में आप देखें कि किस तरीके से पानी के ऊपर भी जो है मुखिया और उच्च वर्ग के लोगों का एक तरीके से अधिकार है। तो सर आप कैसे देखते हैं पानी, स्वास्थ्य और पलायन के मुद्दों को? तो सबसे पहले हम लोग पानी के मुद्दे पर ही बात करते हैं। अमूमन बिहार से बाहर एक बिहार के बारे में धारणा है कि बिहार के पास बहुत सारा पानी है। लेकिन सच यही है कि हम लोग पानी का प्रबंधन ठीक से नहीं करते। हमारे पास भले उत्तर बिहार के इलाके में बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन वो तमाम नदियाँ जो हैं साल के 6 महीने 7 महीने बहुत बुरे हाल में हो रहती हैं और बाढ़ के समय में उसमें इतना पानी आ जाता है कि वो अपने अंदर उसको समा नहीं पाती। तो ये भी प्रबंधन की बात है। दूसरा जो सवाल आपने कहा कि पीने के पानी की समस्या का बिहार 3 जोन में बँटा है जिसमें फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन अलग-अलग जोन में पानी में है, उसके शुद्धता का। ये बड़ा सवाल है। तीसरा है जल संकट का। तो पानी से जुड़े 3 मुद्दे हैं। मेरा मानना है कि पानी बिहार की बड़ी ताकत है। और हम लोगों के पास इतना पानी है, अगर हम लोग उसको ठीक से रखें और उसका उपयोग करें तो बिहार बहुत संपन्न राज्य हो सकता है। बिहार की संपदा है पानी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार से गंगा नदी तो गुजरती ही है। गंगा नदी में कम से कम हिमालय से 80 नदियाँ आती हैं जो छोटी-बड़ी नदियाँ हैं, गंगा नदी में मिलती हैं और पूरे उत्तर बिहार में वो नदियाँ पसरी हुई हैं, हर 5-10 किलोमीटर पर कोई न कोई बढ़िया नदी मिल जाती है। और ये जल संपदा ऐसी है जिसके कारण हमें खेती करने में बहुत आसानी होती है। एक तो ये सवाल है, वो हमारे हिमालय से बहुत उपजाऊ मिट्टी लाती है, जिस उपजाऊ मिट्टी से पूरा उत्तर बिहार बना है। और खेती भी होती है और वो पानी जो है, वो भी एक संपदा है क्योंकि उस पानी से मछली मिलता है, उस पानी से मखाने से फसल मिलती है और भी तमाम तरह की चीज़ें पारंपरिक तौर पर मिलती रही है। लेकिन हमने उसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया। नदियों को तटबंधों में घेर दिया, जिसके कारण वो नदियाँ उथली हो गई। एक बड़ी समस्या ये रही। दूसरा फरक्का डैम जो बंद गया उसके कारण गंगा की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। तो ये पूरा इलाका जल कुप्रबंधन का शिकार हो गया और पता चला कि ये पानी जो है सिर्फ बाढ़ के रूप में आता है। इस उत्तर बिहार के जी। इलाके में बहुत सारे तालाब थे। वो तालाब या तो भर दिए गए या सूख गए और आपने उसमें पानी मुज़फ़्फ़रपुर का दरभंगा का ज़िक्र किया है सर तालाब के हाँ, संदर्भ में। वो क्यों थे ये? क्या था? ये पूरा सिस्टम है। इसको समझने की ज़रूरत ये है कि जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मोकामा के पास एक इलाका है जिसको कहते हैं टाल। और जो लोग जी। जानते हैं वो जानते हैं कि टाल एक बहुत बड़ा इलाका है, कई जिलों में उसका क्षेत्रफल है और वो टाल जो इलाका है वहाँ गंगा और एक और नदी का पानी बरसात के दिनों में जमा हो जाता है और 5-5, 6-6, 7-7 फुट पानी उस पूरे इलाके में भरा रहता है। बहुत लंबा-चौड़ा इलाका है। लेकिन उस पानी के भरे रहने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि जब वो अक्टूबर के महीने में पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो ये वो इलाका खाली हो जाता है और उसमें बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी होती है और सिंचित ज़मीन होती है। वहाँ किसान दाल की फसल दाल के बीज छिड़क देते हैं और बहुत बम्पर दाल की फसल होती है। उसमें ना खाद देने की ज़रूरत होती है, ना कोई और कीटनाशक देने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही फसल बहुत शानदार हो जाती है और एक फसल में लोग इतना कमा लेते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दूसरे फसल की परवाह नहीं होती है। तो ये हमेशा से एक सिस्टम चला रहा है और वो जो पानी जमा होता है ताल में, उसका अपना उपयोग है कि गंगा का पानी और भी जिस नदी का पानी आता है, वो जब वहाँ जमा होता है, तो वो जमा पानी आस-पास के इलाके को बाढ़ से बचाता है। गंगा में जब एक्स्ट्रा पानी हो गया, बाढ़ का पानी आ गया, तो वहाँ जमा हो गया और उसकी वजह से गंगा में बाढ़ नहीं आई और जैसे ही ठंड के दिनों में गंगा में पानी घटना शुरू हो जाता है, तो ये सरप्लस पानी जो है, वो फिर गंगा को वापस करता है। तो आदान-प्रदान का एक सिस्टम है, गंगा का एक रिजर्वायर है, जो बाढ़ के दिनों में पानी ले लेता है और सुखाड़ के दिनों में गंगा को पानी देता है। इसी कारण गंगा हमेशा पानी रहता है। ये एक नेचुरल सिस्टम था। लेकिन कुछ स्वार्थ के लिए लोगों ने उस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। पानी को बाँध दिया क्योंकि मछली ज़्यादा पकड़ना था, उसमें बड़े लोगों की बहुत भागीदारी है। अब पिछले कुछ साल से ऐसा हो रहा है कि मोकामा टाल का पानी निकल ही नहीं पा रहा है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक रह रहा है, तो लोग खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी किसान वहाँ बहुत परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका पानी खेत से नहीं निकाल पाया है।
तो ये एक उदाहरण है। इसी तरह से बहुत सारे उत्तर बिहार के इलाके में चौर हुआ करते थे, वो रिजर्वायर थे, वो बाढ़ के समय में पानी ले लेते थे, तालाब थे जो बाढ़ के समय में पानी ले लेते थे, चौर जो थे वो भी इसी तरह के थे, बाढ़ के समय में पानी लेके या सुखाड़ के समय में पानी वापस कर देना। नदियों से चौर में, चौर से तालाब में, तालाब से फिर दक्षिण बिहार में आहर पायन का सिस्टम था। पारंपरिक जो सिस्टम था जल प्रबंधन का, उसको अंग्रेजों ने अपने हिसाब से ध्वस्त कर दिया और हमारी सरकार ने आया उसको तीसरे तरीके से ध्वस्त। जिसके कारण हम लोग बहुत बड़े नुकसान में चले गए। हम लोग ना उस पानी का उपयोग कर पा रहे हैं, केवल उस पानी से तबाह हो रहे हैं। तो ये तो बाढ़ का मसला है। इसके साथ सुखाड़ भी हो रहा है क्योंकि कुप्रबंधन है। तीसरा जो बड़ा मसला है वो पानी से होने वाली बीमारियों का है, जो फ्लोराइड और आर्सेनिक वगैरह का है। उसकी वजह रही है कि हम लोगों ने, उसकी वजह भी परंपरा में है, आती है। हम लोग पहले कुओं का पानी इस्तेमाल करते थे पीने जी। के लिए, लेकिन हम लोगों ने कुओं को भर के हैंडपंप लगा लिए। और आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसी जो आयरन की जो बीमारियां हैं, वो इसलिए है कि हम लोग बहुत गहराई से पानी निकालते हैं। पानी के निकालने के पानी का स्रोत अगर जितना गहरा होता है, उसमें खनिज पदार्थ के होने की संभावना उससे बढ़ जाती है। अगर वो उथला हो और नीचे से छन के आता हो कुआं जैसे चीज में, तो फिर उसमें ना आयरन होता है, ना फ्लोराइड होता है, ना आर्सेनिक होता है। लेकिन सिर्फ डायरिया जैसे रोग से बचने के लिए कुआं को हम लोग ढक के नहीं रख पाते थे, हम लोगों ने हैंडपंप की परंपरा शुरू कर दी। इसी कारण ये सारी बीमारियां होने लगी। ये पूरा बिहार उसकी वजह से बीमार है। तो जल प्रबंधन की पारंपरिक तरीकों को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया, नए तरीके अपनाए और उसके बारे में सोचा नहीं कि इसका लाभ होगा या नुकसान होगा। ये सारा नुकसान उसी का है। जी। जी सर, दूसरा स्वास्थ्य पे हम बात चाहेंगे कि आप स्वास्थ्य पे बात करें, और जो आपने जिस तरीके से चमकी बुखार और इन सब का जिक्र किया है किताब के भीतर भी, और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग आंकड़ों में दिलचस्पी रखते हैं, जो जिन्हें शोध में दिलचस्पी है, वो इस किताब को, तो मैं बार-बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको आपको एक किताब एक ऐसी यात्रा पे ले जाएगी जहाँ आपको लगेगा कि शोध का एक स्तर है, और जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं हमारे समाज के, हमारे विकास के, न सिर्फ बिहार के संदर्भ में बल्कि बिहार के बाहर भी अगर आप जाकर देखें, तो कई सारे समाजों के लिए ये सही साबित होता है। तो सर, स्वास्थ्य समस्या जो है उसको आप कैसे देखते हैं? खास के जो आपने कई सारे आंकड़े रखे हैं, मैं चाहूँगा कि पाठक खुद पढ़ें उस आंकड़ों को कि प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या है, अस्पताल की बात आपने करी है। आपने कुछ स्वयंसेवी समूहों का भी ज़िक्र किया है, जो ऐसे समय में, चमकी बुखार के समय में जाके गाँव में जागरूकता अभियान चलाकर किस तरीके से सरकार से इतर इन कभी-कभी सरकार के प्लान के अनुरूप भी काम किया है और अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य का सवाल सवाल जब भी आता है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर बिहार के लोग जब बीमार पड़ते हैं और बहुत गंभीर बीमारियाँ, यानी आजकल तो बहुत सारी हृदय रोग और कैंसर और इस तरह की बीमारियाँ बहुत आम हो गई हैं, रूटीन में इनको गिना जा रहा है। तो वो क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग एम्स चले जाते हैं, कुछ लोग पीजीआई चले जाते हैं, कुछ लोग वेल्लोर चले जाते हैं। ये इलाज बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? ये समझने की मैंने कोशिश की। बिहार में ऐसे कई अस्पताल हैं जहाँ ये इलाज होना चाहिए था ढंग से, लेकिन लोगों का वहाँ भरोसा नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, पीएमसीएच है, एक पटना में एम्स भी खुला है। ये 3 तो पटना में है, एनएमसीएच पटना में है। इसके अलावा 3 बड़े मेडिकल कॉलेज जो है, एक तो गया में अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज है, भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है और दरभंगा में डीएमसीएच है और मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच है। इस तरह के जो कॉलेज हैं, वहाँ इस तरह के ये इलाज क्यों नहीं हो पाते हैं? तो ये जब जानने की मैंने कोशिश की, तो मुझे पता चला कि इन सब जगहों में डॉक्टरों और नर्सों का बड़ा अभाव। बिहार में कुल सृजित पद जो डॉक्टरों के हैं, वो 11,800 के करीब हैं, 877 शायद है, या मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। ये अपने आप में एक विडंबना है, 13 करोड़ की आबादी के राज्य में सिर्फ 11,800 करीब डॉक्टर्स के पद सृजित हैं। यानी इसका मतलब आता है कि 1 लाख, 10 लाख मतलब प्रति व्यक्ति जो है प्रति कितना होता है, मैं हिसाब करके दूँगा, मतलब 13 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ 11,000 डॉक्टर हैं। तो जबकि डब्ल्यूएचओ कहता है कि हर 1,000 की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन ये पद सृजित है। जब हम पता करते हैं कि इन डॉक्टरों की कितनी संख्या है जो अभी काम कर रही है, तो पता चलता है कि सिर्फ 2877 है। बाकी सारे पोस्ट खाली हैं। बिहार सरकार में पिछले 5 साल में ये सारे पोस्ट खाली इस बार जून में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में ये आंकड़े दिए हैं, वहां से मुझे ये आंकड़े मिले।
तो आप सोचिए कि डॉक्टरों के 75% पोस्ट बिहार में खाली है। तो अस्पताल बन जाने से क्या इलाज होगा? एक-एक अस्पताल में रोज जिन अस्पतालों का नाम मैंने लिया कि कम से कम 1500 से 2000 पेशेंट ओपीडी में पहुंचते हैं। इसके अलावा 500-600 पेशेंट हमेशा एडमिट रहते हैं। तो क्या 2200 डॉक्टर मिलके इतने अस्पतालों गांव-गांव के अस्पताल तक के मरीजों को देख पाएंगे और ये सब कर पाएंगे? कई बिहार के जिले हैं जहां प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर नहीं और वहाँ बच्चे रोज जन्म ले रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये अपने आप में भी आश्चर्य है। नर्सों की संख्या नहीं है, नर्सों के 75% पोस्ट खाली है। तो सरकार इन खाली पदों को भरने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग अपना काम चला ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक सोच बन गई है सरकार में कि हमें सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग प्राइवेट व्यवस्था में अपना काम कर लें। इसी सरकार में, बिहार सरकार में जयप्रभा एक अस्पताल है पटना में, जो जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी के नाम पर बना था और बहुत सरकारी अस्पताल था। उसको बेच दिया गया इसको, मेदांता को और उस मेदांता ने जब वहाँ अस्पताल बनाया तो उसका उद्घाटन करने खुद बिहार के मुख्यमंत्री थे। आप एक अस्पताल को चला नहीं पाए जो जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी जैसे लोगों के नाम पर था, उसको आपने बेच दिया। फिर एक प्राइवेट प्लेयर के अस्पताल का उद्घाटन करने आप जा रहे हैं, इतने दुख की बात। खाली पड़े डॉक्टरों का पद और नर्सों का पद क्यों नहीं भरा जाता? अगर वो भरा जाता खाली पड़े पदों को भी, तब भी बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती। लेकिन अभी और भी चाहिए हम लोगों को। हमें प्रति 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर चाहिए। तो कैसे होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी, और तीसरा जो हमने ये चौथे सवाल का पलायन का तीसरा सवाल। हिस्सा पलायन का सवाल। जी सर। हम पलायन चाहेंगे के कि बारे में आप दोनों तरह की पलायन की बात करें। जैसे हम लोग जिस पलायन के शिकार हैं, मैं पिछले 5 साल से, हमारे कई मित्र 5 साल से बिहार से बाहर हैं, 6 साल से बिहार से बाहर हैं। और एक तो शिक्षा के लिए पलायन है, दूसरा रोज़गार के लिए पलायन है। आप इन दोनों तरह के पलायन को कैसे देखते हैं? एक हमारे यहाँ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है स्तर की जहाँ पे हम पढ़ सकें, और दूसरा कि हमारे लिए रोज़गार के साधन नहीं है कि हम यहाँ पे अपनी रोज़ी-रोटी चला सकें। जी सर। पलायन के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो अक्सर मैं कहता हूँ कि हम लोग पलायन की बीमारी के शिकार हैं। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि हम लोग सिर्फ़ अपने राज्य से पलायन नहीं करते हैं, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या स्वास्थ्य के लिए या ऐसी किसी और काम के लिए। हम लोग अपनी समस्याओं से भी पलायन करते हैं। हम लोग जितना पलायन फिज़िकली करते हैं, उतना ही पलायन मेंटली भी करते हैं। वो इस तरह से है कि अभी चुनाव चल रहे हैं, आपको पूरे बिहार में कभी कहीं किसी मुद्दे की बात नहीं मिलेगी। लोग भ्रष्टाचार या लोग बाढ़, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं, इन सारे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। तो लोग बात कर रहे हैं जाति की, गणित की, कौन जीतेगा, किसको कितनी सीट आएँगी। हम लोग हमारी विशेषज्ञता उसमें है। तो पलायन करने की हमें एक बीमारी है और हम लोग मानसिक रूप से हर समस्या से पलायन करने के आदी हो गए हैं और एक व्यक्ति जो लगातार दुःख झेलता है, तो वो उसके अंदर एक एस्केपिज़्म आ ही जाता है। वो अपने ही दुःख से भागने लगता है। जब हम लोग छोटे थे, तभी कहा जाता था कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, तुम यहाँ छोड़ के चले जाओ। और बार-बार कहा जाता था घर में, अभिभावक कहते थे, यहाँ ना अच्छी पढ़ाई है, ना अच्छे संसाधन है, कैसे रहोगे? और हम लोग इस सोच के आदी हो गए और लक्ष्य बना लिया कि बिहार से बाहर कहीं चला जाना। मैं भी नौकरी करने के लिए बिहार से बाहर गया, वहाँ कुछ साल रहा। लेकिन फिर मैंने तय किया कि नहीं, अब जो भी करना है वो बिहार में रह के ही करूँगा, फिर मैं वापस आया। तो हम लोग अपनी मुसीबतों का, अपनी समस्याओं का डट कर सामना करना और उसका समाधान निकालना भूल चुके हैं और हमें बहुत आसान उपाय मिल गया है कि हम पलायन कर जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि हर साल बिहार में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद जब खेती चौपट हो जाती है, तो यहाँ के मज़दूर ट्रेनों में बैठ के पंजाब और हरियाणा के इलाके में निकल जाते हैं कि वहाँ तो नौकरी मिल ही जाएगी। अब यहाँ की समस्या उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो चले जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति होती है कि ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं होती है। 5-5, 6-6 दिन लोग टिकट कटाकर बैठे रहते हैं, उनको ट्रेनों में जगह नहीं मिलती, जो मैंने इस किताब में उसका ज़िक्र भी किया है। जी, जी। पलायन की स्थिति क्या है? पलायन के बारे में जब लोग बात करते हैं तो बड़े सोशियोलॉजिकल तरीके से बात करने लगते हैं कि पलायन में कोई बुराई नहीं है।
हमारी सरकार भी कहती है और बहुत सारे विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जब आबादी बढ़ जाती है या जब संसाधन कम होने लगते हैं तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। उसमें उदाहरण दिया जाता है कि कैसे एक ज़माने में राजस्थान के लोगों ने पलायन किया और पूरे देश में फैल गया और आज वो हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका में है। इसके अलावा ये भी उदाहरण दिया जाता है कि कैसे कॉलोनियल पीरियड में बिहार के लोग मॉरिशस, फिजी और दूसरे इलाके में गए और वहाँ आज मजबूत स्थिति में है। जी, इनफैक्ट मैं यूरोपियन रोकना चाहूँगा सर 1 सेकंड के लिए। आपने बहुत एक शब्द लिखा है जो सबको दिमाग में जाएगा कि बिहारियों के पाँव में घनचक्कर है और कभी ये मॉरिशस, कभी फिजी और हमेशा घूमते रहते हैं। इसका बहुत बखूबी ज़िक्र किया है। जी सर, कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो ये पलायन क्यों है और इसका पलायन का लाभ क्या है? क्या घर छोड़ देना ही ठीक है? हाँ, मैं ये कह रहा था जिसको लोग यूरोपियन पलायन से भी जोड़ते हैं कि एक ज़माने में कैसे यूरोपियन लोग दुनिया के अलग-अलग इलाके में गए और वहाँ अपना साम्राज्य कायम। लेकिन बिहारी एक पलायन क्यों करता है? एक संस्था ने स्टडी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस ने, जिसकी रिपोर्ट फरवरी 2020 में आई। उसने बताया कि बिहार से पलायन करने वाले लोगों में से 90% लोग जो हैं, वो असंगठित क्षेत्र में मज़दूरी करते हैं और उनकी वार्षिक आय जो है 26,000 रुपये प्रति माह है। यानी एक 90% बिहारी सिर्फ़ 2 ढाई हज़ार रुपये प्रति माह की आमदनी के लिए पलायन करते हैं। ये शर्म की बात है। जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में बच्चे बीए और एमए का कोर्स करने के लिए बाहर जाते हैं। ये शर्म की बात है कि हम लोग अपने यहाँ उनको ढंग से बीए, एमए नहीं पढ़ा पाते हैं। मान लीजिए वो बीटेक करने के लिए जाएँ या और भी ऊँची पढ़ाई के लिए जाएँ, विशेषज्ञता के लिए जाएँ, समझ नहीं आता है। बिहार में बीटेक के कॉलेज खाली रहते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे दुनिया भर में पढ़ते हैं। तो हम लोग बेसिक चीज़ों का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग छोटी बीमारियों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग ढाई हज़ार रुपए की मज़दूरी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग 3 साल में लोगों को ग्रेजुएट नहीं कर पा रहे। ये जो समस्या है इसलिए पलायन है। इसलिए पलायन नहीं है कि हमारे संसाधन कम है और आबादी बढ़ गई है। मिसमैनेजमेंट, मिसरूल और मिसमैनेजमेंट हमारी समस्या है, जिसके कारण लोगों को लाचार होके पलायन करना पड़ता है। ये दुःख की बात है। इसी के साथ मैं आखिरी सवाल पे आ गया हूँ, जिसके बाद 2 सवाल ऑडियंस के आ रहे हैं। तो सर आखिरी सवाल ये है, मैं फिर से किताब को दिखाना चाहूँगा कि इस किताब का जो आवरण है बहुत ही खूबसूरत है और इसके पीछे की कहानी बताइए। एक तो इस किताब का रूपक भी बहुत सुंदर है, जिसका हमने पहले ज़िक्र किया कि रुकतापुर जो आपने नाम दिया है, वो मैं चाहूँगा कि पाठक खुद पढ़ें। आपने चैप्टर में डेडिकेट भी किया है कि रुकतापुर आपने क्यों कहा है। तो इस आवरण के पीछे की कहानी बताइए। आवरण में एक पुल बना हुआ आप लोग देख रहे होंगे। जी, तो वो जी। जो पुल है ये एक ये ऐसा वो हाँ, पुल है। जी, जी सर। हाँ, ये पुल है। इसमें आप देख रहे होंगे कि इस पुल के तक पहुँचने का जो रास्ता है वो नहीं बन पाया है। पुल 2017 में ही बना था और 3 साल हो गए अभी तक इस पुल को जोड़ने वाली सड़क नहीं बनी है दोनों तरफ। जिसके कारण ये पुल तो है, लेकिन उस पुल पर लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये पुल एक नदी के ऊपर बना था, वो नदी अब सूख गई है। अब उस नदी के को लेके भी कोई समस्या नहीं है, उस पुल के किनारे से लोग आराम से सफ़र कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बना दिया गया है, जिसमें उसको कमीशन भी कुछ मिला होगा, बहुत सारे पैसे पब्लिक के खर्च भी हुए, लेकिन वो पुल किसी काम का नहीं रहा। तो इसी चीज़ का रूपक मैंने बिहार को रुकतापुर कहने के लिए लिया। दरअसल अभी जो बिहार ये का शायद वक़्त है, आपके गाँव की पुल है वो क्या ऐसा सर? नहीं है कि आपके आपके हाँ, ये मेरे गाँव के हाँ, मेरे गाँव के पास का पुल है। मैं ये कह रहा था कि अभी जो बिहार का रूपक है, वो इसी रूप का है। यहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन उस पैसे खर्च होने से, काम होने से बिहार के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप पटना में घूमेंगे तो बहुत सारे फ्लाईओवर बने हुए मिलेंगे, बहुत सारे म्यूज़ियम बने हुए मिलेंगे और सभ्यता द्वार और ज्ञान भवन ऐसी अरबों की इमारतें मिलेंगी। लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए और बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए। ये पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। एजुकेशन सेक्टर में पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन लोग पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो पैसा है, खर्च हो रहा है,
लेकिन उसका लाभ पब्लिक को नहीं मिल रहा है। उसी को रूपक मैंने बनाया कि एक पुल तो है, उसमें पैसे भी ठीक-ठाक लगे हैं, लेकिन वो पुल लोगों के किसी एक काम सवाल आ रहा है सर ऑडियंस का, ये है कि भू स्वामित्व का जो आपने मसला किताब में उठाया है, उसको आप कैसे देखते हैं भूमि बँटवारे के संदर्भ में? कि अभी भी भूमि पे अगड़ी जातियों की कब्ज़ा है। जी सर, ये भू स्वामित्व वाले चैप्टर का ज़िक्र कर रहे हैं कि भू स्वामित्व का और ख़ास के ये पाठक सिवान से हैं और इनका कहना है कि क्या ये पूरे बिहार में समान रूप से है? समान रूप जी देखिए सर। हाँ, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े कहते हैं कि बिहार की 65% आबादी जो है वो भूमिहीन है, ठीक है? और जिनके पास ज़मीन भी है तो बहुत कम ज़मीन है, ज़्यादातर किसान जो हैं, उनके बहुत छोटी जोत के किसान हैं। बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है। एक तो ये संकट है, दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन है और वो अपनी ज़मीन पे खेती नहीं करते हैं, वो पटाई पर देते हैं, लीज़ पर देते हैं, केवल उसका रेंट उठाते हैं। तो बिहार में ये विसंगतियाँ हैं, क्यों हैं? उसका कारण ये है रहा है कि बिहार में अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी प्रथा की शुरुआत की थी बिहार के इलाके में, बहुत आस-पास के इलाके में भी की थी। तो उसमें उन्होंने ज़मींदारी की जो ज़मीन की का लगान वसूल करने का काम ज़मींदारों को दे दिया और जब ये ज़मींदारी खत्म हुई, तो ज़मींदारों ने उस ज़मीन को किसी अलग-अलग तरीके से उस पर कब्ज़ा कर लिया और वो ज़मीन आम लोगों तक नहीं पहुँची। इसके कारण बहुत सारे बड़े पैमाने पर लोग भूमिहीन रह गए। बाद की सरकारों ने उसका समाधान करने की कोशिश की, तो उसको लेके जातीय दंगे हुए बिहार में, बहुत सारे जनसंहार की बहुत सारी घटनाएँ हुई, हम सब जानते हैं और लगातार संघर्ष हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि लोगों ने उस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया क्योंकि ये राजनीतिक रूप से बड़ा विवादास्पद सवाल था कि भूमिहीन लोगों को कैसे ज़मीन दिया जाए? क्योंकि उसमें जो लोग ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे थे, उनसे छीन के दूसरे को ज़मीन देना था और उस पचड़े में कोई राजनीतिक दल फँसना नहीं चाहता था। उसको लेके जो बंदोपाध्याय कमेटी बनी, उसके रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कई लोगों को सरकार ने सरकारी ज़मीन पट्टे पर ज़रूर दी, लेकिन उस पर भी दबंगों ने कब्ज़ा कर लिया। ऐसी कई कहानियाँ आपको इस किताब में मिलेगी और वो लोग अपनी ज़मीन पर 30-30 साल, 35-35 साल बाद भी अपना हक नहीं हासिल कर पाए। कई चीनी मिल फैक्ट्रियों के पास बहुत सारा ज़मीन है। तो एक तरफ दूसरी बात कि सर्वोदय की जो ज़मीन लोगों को दान में मिली, वो भी ज़मीन गरीबों तक नहीं पहुँची। तो ज़मीन का सवाल बिहार में बहुत बड़ा है। एक तरफ अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। तो जब तक इसका समाधान ठीक से नहीं होगा रस्मी तरीके से, तब तक बहुत सारी समस्याएँ ऐसी ही रह जाएँगी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि बिहार में बड़े पैमाने पर लोग अब के खेती पर निर्भर हैं। जबकि अंग्रेज़ों के शासन से पहले यहाँ हर तरह के लोग हुआ करते थे, उसमें शिल्पकार बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जो आज अलग-अलग जातियों के रूप में हम लोगों को दिखते हैं, चाहे बड़े हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे धुनिया हो, चाहे वो ये कपड़ा तैयार करने वाले लोग हों। तो इन तमाम लोगों के उद्योग धंधों को ब्रिटिश सरकार ने चौपट कर दिया और ये सब लोग आखिरकार खेती से जुड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो एक अल्टरनेट प्रोग्राम ये भी चलाने की ज़रूरत है कि ये लोग शिल्पकार जो हैं, ये अपने तरह के काम से जुड़ें, तो भूमि पर दबाव थोड़ा कम। तो बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस पूरे मसले को सुलझाने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर आप रैशनल नहीं रहते हैं तो एक खतरा रहता है सामाजिक तनाव का और सामाजिक तनाव किसी तरीके के विकास को रोकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ-साथ हम लोगों को भूमिहीनों के ज़मीन के सवाल का समाधान करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। कैसे करेंगे ये हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। जी, जी। एक सवाल सर ये है कि अ बिहार में राजनीति और अपराध के गठजोड़ को आप कैसे देखते हैं? वो ये पूछ रहे हैं, उन्होंने लिखा है क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या सिर्फ़ बिहार में है या बिहार के बाहर भी है? बिहार के संदर्भ में आप राजनीति और अपराध के गठजोड़ को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि राजनीति में अपराधियों का दौर लगभग-लगभग पूरे बिहार में और दुनिया के अलग-अलग इलाकों में भी रहा होगा। क्योंकि ऐसी कई घटनाएँ बार-बार हम लोगों को अलग-अलग जगह से भी सुनने के लिए मिलती है जिसमें राजनीति में अपराधी खासतौर पर साउथ की फ़िल्में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत साफ नज़र आता है, मुंबई की फ़िल्मों में भी साफ नज़र आता है। बिहार में हम लोगों ने इस मुद्दे को लेके लगातार बातचीत की
बिहार में जो राजनीति में अपराधी आए वो इसलिए भी आए क्योंकि यहाँ माओवाद का असर रहा, और माओवाद को हम लोग सही ठहराते थे तो अपराधियों ने अपनी अपनी सेनाओं को सही जायज ठहराना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे लगता है धीरे-धीरे वो दौर बीत रहा है। अब अपराध को सही अर्थ में नहीं लिया जा रहा है राजनीति में। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो पप्पू यादव जैसे बाहुबली नेता थे, उन्होंने अपनी ही छवि को बदलने की कोशिश शुरू कर दी और अब वो अपराध से दूर आने की कोशिश करते हैं। आनंद मोहन जैसे नेता जेल में है, शहाबुद्दीन जेल में है जी, और जी। जेल में रहते हुए भी वो लोग अपने अपराध